नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक जासूसी पर निकलने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिरकार इतिहासकार हजारों साल पुराने भारत की कहानी लिखते कैसे हैं, उस वक्त की कहानी जब हम में से कोई वहां मौजूद नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। ये कोई सीधी सादी कहानी तो है नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही उलझी हुई पहेली है। और जाहिर है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सुरागों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, इतिहासकारों को एक तरह का जासूस ही समझ लीजिए। उनका काम है बिखरे हुए सुरागों को ढूंढना, उन्हें आपस में जोड़ना और फिर हमारे सामने अतीत की एक साफ तस्वीर पेश करना। लेकिन ये सुराग हैं क्या, मिलते कहाँ से हैं? तो देखिए, इतिहासकारों के पास एक तरह का डिटेक्टिव टूल किट होता है। इसमें 4 बहुत ही जरूरी औजार हैं, या कहिए कि 4 तरह के सुराग। पहले हैं धर्म ग्रंथ, दूसरे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए विवरण, और चौथे वो सबूत जो सीधे जमीन से मिलते हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। तो चलिए, एक एक करके इन सुरागों को उठाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहानी बताते हैं। तो हमारा सबसे पहला सुराग है धर्मग्रंथ। अब ये सिर्फ पूजा पाठ या आस्था की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये उस जमाने के समाज का, लोगों की सोच का, उनके रहन सहन का एक आईना है। इनसे हमें वैदिक काल की बुनियाद के बारे में पता चलता है। और जब हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है ऋग्वेद का। समझिए, ये हमारे पास मौजूद सबसे पुराने लिखित सुरागों में से एक है। मतलब ये एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें सीधे उस युग में ले जाती है। और इसका साइज देखिए जरा, कितना विशाल है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,000 से भी ज्यादा ऋचाएं या श्लोक हैं। जरा सोचिए, इन श्लोकों में उस समय की कितनी जानकारी, कितनी कहानियां छिपी होंगी। सिर्फ ऋग्वेद ही नहीं, और भी ग्रंथ हैं जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में बताते हैं। फिर है आरण्यक और उपनिषद जो गहरी फिलॉसफी और ज्ञान की बातें करते हैं। और वेदांग भी हैं। मतलब ये सब मिलकर हमें उस दौर की एक पूरी 360 डिग्री पिक्चर देते हैं। अच्छा, तो धर्म ग्रंथों से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सुराग को देखते हैं। ये हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ये वो महाकाव्य हैं, वो गाथाएं हैं जिनमें राजाओं, बड़े बड़े युद्धों और उस जमाने के आदर्शों की कहानियां भरी पड़ी हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण क्या है? महाभारत। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो उस पूरे युग का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें समाज, राजनीति, सब कुछ है। महाभारत और रामायण तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ पुराणों को नहीं भूल सकते। 18 प्रमुख पुराण हैं जो राजाओं की पीढ़ियों का हिसाब किताब रखते हैं, उनकी वंशावली बताते हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे त्रिपिटक और जैन ग्रंथ हैं जैसे आगम। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय सिर्फ एक ही सोच नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग विचार और मान्यताएं भी मौजूद थीं। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और बड़े ही दिलचस्प सुराग पर। ये है एक बाहरी नजरिया। मतलब उन विदेशी यात्रियों की आंखों से देखा गया भारत जो उस जमाने में यहाँ आए थे। और पता ही ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बाहर वाला अक्सर वो चीजें भी देख लेता है जो हमें आम लगती हैं। जैसे कि मौर्य काल में आए मेगस्थनीज, उन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी जिसमें उस समय के राजकाज और समाज का जबरदस्त ब्यौरा मिलता है। फिर गुप्त काल में फाहियान आए और राजा हर्ष के समय में ह्वेनसांग। इन सबके लिखे हुए वृत्तांत हमारे लिए सोने की खान जैसे हैं। और अब बारी है हमारे चौथे और शायद सबसे ठोस सुराग की। ये है पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब वो सबूत जो जमीन के नीचे से मिले हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। पत्थर, सिक्के, पुरानी इमारतें, इन्हें झुटलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी कहानी खुद कहते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं शिलालेख, यानी पत्थरों या खंभों पर खुदे हुए लेख। सम्राट अशोक के शिलालेख इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, हजारों साल पहले के राजा का संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ आज भी हम पढ़ सकते हैं। ये तो जैसे इतिहास ने खुद को पत्थर पर लिख दिया हो। फिर है सिक्के। ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े लग सकते हैं, पर हैं बड़े काम के। इन पर राजा का नाम, उसका समय, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी होती थी। इनसे हमें उस जमाने की इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में भी पता चलता है।
जैसे कुषाण और सातवाहन काल के सिक्के बहुत कुछ बताते हैं। और आखिर में वो चीजें जो खुदाई में मिलती हैं, जैसे हड़प्पा की मोहरें, वहां के बर्तन, खिलौने, यहाँ तक कि पूरे के पूरे शहर, ये हमें एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं जो पूरी तरह जमीन में दफन हो गई थी और जिसका जिक्र शायद ही किसी किताब में मिलता है। तो एक असली जासूस यानी इतिहासकार क्या करता है? वो इन चारों सुरागों को एक साथ मेज पर रखता है। वो धर्म ग्रंथों में लिखी बात को सिक्कों से मिलाता है, विदेशी यात्री की बात को खुदाई में मिली चीजों से कन्फर्म करता है। असली काम तो तब शुरू होता है जब ये सुराग आपस में मेल नहीं खाते। तब शुरू होती है असली जासूसी कि कौन सा सबूत ज्यादा भरोसेमंद है और असल कहानी क्या हो सकती है। तो बात यह है कि हर सुराग, हर स्रोत इस बड़ी सी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है, और जब ये सारे टुकड़े अपनी अपनी सही जगह पर बैठते हैं, तब जाकर हजारों साल पुराना अतीत हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। तो आज तो हमने बस इन सभी सुरागों से एक जान पहचान की है, एक ओवरव्यू लिया है। आने वाले समय में हम इनमें से हर एक स्रोत के दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि ऋग्वेद असल में क्या कहता है या अशोक के शिलालेखों में क्या लिखा है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर इनमें से कोई एक भी सुराग, मान लीजिए कि सारे सिक्के गायब हो जाएं या कोई विदेशी यात्री कभी भारत आया ही न हो, तो इतिहास की हमारी समझ कितनी अलग, कितनी अधूरी होती। इस पर जरूर सोचिएगा।